हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टैक्स गुरुकुल की इस डीटी की पाठशाला के अंदर। और मैं हूं आपका दोस्त और डीटी का घोस्ट प्रोफेसर अमित राज पुरोहित। तो महा मैराथन का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लबिंग ऑफ इनकम, उसके साथ में हम सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड भी करेंगे। तो ये दोनों टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। बेटा आई होप आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज देख लिया होगा, जो यूट्यूब के ऊपर थोड़ी देर पहले ही अपलोड हुआ था। बेटा आप देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए। और इसके बाद में और भी मैं एक चैप्टर अपलोड करूंगा, बराबर है। और फिर उसके बाद में कल मॉर्निंग में भी अपना एक चैप्टर रहेगा। तो बेटा शुरू करते हैं हम अपना नया चैप्टर। इसका नाम है क्लबिंग ऑफ इनकम, उसके साथ में सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वाला चैप्टर है वो भी करेंगे। तो ये नोट्स आपकी स्क्रीन पे है। ओके बेटा, अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम बेसिकली होता क्या है? कई बार क्या होता है कि लोग टैक्स बचाने के लिए अपनी जो इनकम्स है, बराबर, या जो सोर्स ऑफ इनकम है वो किसी और को ट्रांसफर कर देते हैं, बराबर है। अपने टैक्स बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, या तो अपनी इनकम कोई किसी और को ट्रांसफर कर देंगे, या जो पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम है उसको किसी और को ट्रांसफर कर देंगे जिनकी इनकम लोअर है, बेसिकली जिनको लोअर टैक्स लायबिलिटी आ रहा है। जिनको हायर टैक्स लायबिलिटी आ रहा है, जिनको हायर टैक्स लायबिलिटी वहां पे आ रहा है, वो लोग क्या करते हैं, अपनी जो इनकम है, कुछ इनकम है, वो या किसी लोअर टैक्स लायबिलिटी वाले को ट्रांसफर कर देते हैं, या उस पर्टिकुलर इनकम का सोर्स ही ट्रांसफर कर देते हैं। तो उस केस में बेटा इनकम टैक्स वहां पे क्या करता है कि जो चीटिंग है, चीटिंग को खत्म करने के लिए कॉन्सेप्ट लेकर के आता है, उसका नाम है क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड assessee generally tax in respect of own income. However, there are certain cases where assessee has to pay tax in respect of income of some other person. Provisions of income tax under section 60 to 65 have been enacted to counteract the tendency on the part of the taxpayer to dispose of their property or transfer their income in such a way that their tax liability can be avoided or reduced. मेरे को हायर टैक्स स्लैब में आ रहा हूं, वहां पे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो मैंने या तो अपनी इनकम अपने किसी लव्ड वन को या फैमिली मेंबर को या किसी फ्रेंड को ट्रांसफर कर दी, बराबर है, घर का पैसा घर में ही रहेगा, लेकिन यहां पे टैक्स बचा लिया। या फिर उस पर्टिकुलर इनकम का जो सोर्स था वो मैंने ट्रांसफर कर दिया, कोई असेट ट्रांसफर कर दिया, बराबर। तो उस केस में यहां पे ये जो आप टेंडेंसी देख रहे हो, ये चीटिंग करने का तरीका देख रहे हो, उसको काउंटरैक्ट करने के लिए क्लबिंग ऑफ इनकम के जो प्रोविजन सेक्शन 60 से 65 इंट्रोड्यूस किया गया बेटा। अब देखो, सबसे पहला उसके अंदर आता है आपका जो तरीका आता है, जो लोग करते हैं, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट, बराबर है। खाली इनकम ट्रांसफर हो रहा है, असेट ट्रांसफर नहीं किया। जैसे कि मेरे नाम से एक फिक्स डिपॉजिट है, मेरे नाम से क्या है बेटा, फिक्स डिपॉजिट। उस फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट आएगा, तो मेरे ऊपर अगर वो इंटरेस्ट आएगा तो बेटा हमें हायर स्लैब में पहुंच जाऊंगा। मेरी इनकम 5 लाख से, मेरी टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर चली जाएगी, और उस केस में मुझे अच्छा खासा टैक्स देना पड़ सकता है। तो बेटा मैंने क्या किया वहां पे, मैंने क्या किया, वो जो एफडी का इंटरेस्ट था, मैंने एक डीड वीड बना करके, एक डॉक्यूमेंटेशन करके, मैंने वो जो एफडी का इंटरेस्ट अपने ब्रदर को ट्रांसफर कर दिया। इंटरेस्ट ट्रांसफर किया, एफडी ट्रांसफर नहीं किया। तो ट्रांसफर ऑफ इनकम मतलब इंटरेस्ट विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट, मतलब खाली इंटरेस्ट मैंने वहां पे अपने ब्रदर को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, मैंने वहां पे एफडी ट्रांसफर नहीं किया। व्हेन अ पर्सन ट्रांसफर्स द इनकम अक्रूइंग टू एन असेट विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट इटसेल्फ, सच इनकम इज टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफर वेदर ट्रांसफर इज रिवोकेबल और इरिवोकेबल। रिवोकेबल इरिवोकेबल क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। बट जब ऐसा होता है कि मैंने एफडी ट्रांसफर नहीं किया, उसका जो इंटरेस्ट था वो अपने भाई के नाम से मैंने वहां पे ट्रांसफर कर दिया, तो इन दैट केस बेटा जो इंटरेस्ट मेरे भाई को रिसीव हो रहा है मेरे भाई को, इट विल बी टैक्सेबल इन माय हैंड। ट्रांसफर मतलब मेरे हैंड्स में टैक्सेबल होगा। एग्जांपल भी दे रखा, मिस्टर डी कन्फर्स द राइट टू रिसीव इंटरेस्ट on fixed deposit on his wife Mrs. D without transferring the fixed deposit itself to her। मतलब वैसा एग्जांपल मेरे भाई की जगह यहाँ पे मिसेज डी आ गई वहां पे। इन दिस केस इंटरेस्ट रिसीव ऑन दिस डिपॉजिट बाय मिसेज डी शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर डी। वो मिस्टर डी के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, आपने असेट ट्रांसफर नहीं की है, लेकिन उसके ऊपर जो इनकम है बेटा, वो इनकम क्या कर दिया, आपने ट्रांसफर कर दी है। सेकंड केस आता है बेटा, इनकम अराइजिंग फ्रॉम रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट सेक्शन 61।
व्हाट इज रिवोकेबल ट्रांसफर? बेटा रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब होता है कि अगर कोई असेट ट्रांसफर किया है तो उसी टाइम पे डिसाइड हो गया है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में ये असेट फिर से मेरे पास में आ जाएगा। मतलब यहां पे आप चीटिंग समझो कि भाई अभी मेरी हायर इनकम है, मान लो मैं रिलायंस के अंदर जॉब करता हूं और मेरी जो सैलरी है वो 10 लाख रुपए, कितनी है मेरी, 10 लाख रुपए मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी आ रही है वहां पे। अब मेरा एक हाउस प्रॉपर्टी है या कोई दूसरा असेट है, बराबर है, मेरा हाउस प्रॉपर्टी कोई दूसरा असेट है, वो असेट के ऊपर मेरे को रेंट आ रहा है या कोई इनकम आ रहा है वहां पे, तो मुझे पता है कि मेरा 10 लाख इनकम है। अब बेटा ऐसा है कि फ्यूचर में मैं कोई और तरीका निकालूंगा, लेकिन आज तो मेरे को 10 लाख से ऊपर, जैसे ही वो हाउस प्रॉपर्टी या पर्टिकुलर किसी और असेट से इनकम आएगा तो 10 लाख से ऊपर हो जाएगा और मेरे को हायर स्लैब रेट मतलब 30% से टैक्स देना पड़ेगा। 30% से बेटा क्या देना पड़ेगा, टैक्स। अब मैं चाहता हूं कोई टैक्स बच जाए, तो ऊपर आपने देखा होगा कि खाली इनकम ट्रांसफर कर लो। क्या ट्रांसफर कर दो बेटा, इनकम ट्रांसफर कर दो। तो बेटा वो तो बोल दिया कि बेटा उस केस में तो वो जो इनकम है मेरे एंड में टैक्सेबल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक प्रॉपर्टी थी, वो जो जिस प्रॉपर्टी से इनकम आ रहा था या जो भी मतलब असेट था उससे इनकम आ रहा था, उसको मैंने अपने भाई को दे दिया, भाई को ट्रांसफर कर दिया। लेकिन बेटा ये परमानेंटली ट्रांसफर नहीं किया, ये एग्रीमेंट बनाया कि बेटा जो 2022 की दिवाली आएगी, अभी देखो अभी मैं तेरे को दे रहा हूं 2022 की दिवाली आएगी, वो 2022 की दिवाली पे वापस ये असेट मेरे पास में आ जाएगा, वापस ये असेट मेरे पास में आ जाएगा, मतलब 2 साल के अंदर वापस मेरे, इसको बोलते बेटा रिवोकेबल ट्रांसफर। इसको क्या बोलते बेटा, रिवोकेबल ट्रांसफर। तो अगर वहां पे रिवोकेबल ट्रांसफर है, उस केस में अगर कोई इनकम अराइज हो रहा है इनकेस, तो मेरे भाई को इनकम मिलेगा ऑब्वियसली उस असेट के ऊपर, तो बेटा वो भी मेरे एंड्स में क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा। ऑल इनकम अराइजिंग टू एनी पर्सन इज टू बी इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। एनी पर्सन मतलब मेरा भाई, ऑल इनकम अराइजिंग टू एनी पर्सन लाइक मेरा भाई, बराबर, जिसको मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है अंडर रिवोकेबल ट्रांसफर, ठीक है, इज टू बी इंक्लूड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर, मतलब मेरे हैंड्स में वहां पे टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, इफ सच इनकम इज अराइजिंग फ्रॉम रिवोकेबल ट्रांसफर। क्योंकि यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि जो ट्रांसफर किया गया बेटा, वो ट्रांसफर करने के पीछे चीटिंग है, टैक्स बचाना। रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट मींस अ ट्रांसफर इज डीम्ड टू बी रिवोकेबल इफ it contains any provision for retransfer of whole or part of the income or asset to be the ट्रांसफर। जैसा कि मैंने क्या बताया कि जब वहां पे ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसी टाइम पे ये वहां पे लिख दिया गया है कि 2022 की दिवाली को फिर से मेरे पास में आ जाएगा। या फिर दूसरा, इट गिव्स राइट और रीअज्यूम पावर फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द इनकम और असेट, कि भाई मैंने ये एग्रीमेंट नहीं किया कि 2022 को ये असेट मेरे पास में आ जाएगा, लेकिन मैंने ये बोला कि 2022 के बाद में इसके ऊपर जो इनकम होगा वो फिर से मेरे पास में इनकम आएगा। असेट भले मेरे पास में ना आए, लेकिन वो इनकम होगा वो मेरे पास में आएगा। इसको बोलते बेटा रिवोकेबल ट्रांसफर। क्या बोलते हैं इसको बेटा, रिवोकेबल ट्रांसफर। हालांकि जो प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 61 है वो अप्लाई नहीं होगा, मतलब रिवोकेबल ट्रांसफर के केस में इनकम वहां पे टैक्सेबल नहीं होगा इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर, अगर, ठीक है, अगर वहां पे कुछ केसेस है जैसा कि वो ट्रांसफर रिवोकेबल नहीं है, मतलब मैं उससे वापस नहीं लेने वाला हूं असेट, भाई दे दिया तो दे दिया, एक बार जो बीत चुका वो बीत चुका, बराबर, बीत चुका वो बीत चुका, उस बात का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल चुका उस तीर का पीछा कौन करे, ठीक है। ट्रांसफर नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बेनिफिशियरी और द ट्रांसफर, मतलब जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, या फिर जो बेनिफिशियरी है, बराबर है, उस केस में जिसको मैंने असेट ट्रांसफर किया है, जब तक वो जिंदा है, इन दैट केस बेटा वो असेट वापस ट्रांसफर नहीं होगी, तो ये बेटा आपका रिवोकेबल नहीं है। दूसरा, ट्रांसफर अगर हुआ है, भले रिवोकेबल हुआ है, ट्रांसफर मेड बिफोर 1 अप्रैल 1961 एंड नॉट रिवोकेबल फॉर अ पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 6 ईयर्स, बराबर है। अगर पहले वहां पे कोई ट्रांसफर हुआ था असेट का, एक्ट के बनने से पहले, 1 अप्रैल 1961 मतलब एक्ट के बनने से पहले अगर कोई ट्रांसफर हुआ था और 6 साल के अंदर मतलब 67 तक वो असेट वापस वहां पे रीट्रांसफर नहीं हुआ, तो बेटा अभी उसका कुछ नहीं हो सकता। इन दो केसेस में इनकम वहां पे ट्रांसफर के एंड में टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद में बेटा आता है वहां पे आपका क्लबिंग इनकम अराइजिंग टू स्पाउस, बराबर है, क्लबिंग इनकम अराइजिंग टू स्पाउस, ठीक है। इनकम अराइजिंग टू स्पाउस बाय वे ऑफ रेम्यूनरेशन फ्रॉम अ कंसर्न इन विच इंडिविजुअल हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, दैट इज 64(1)(2) वहां पे आपका प्रोविजन है। अब बेटा बात समझना, यहां पे आपका कौन सा इनकम का बात हो रहा है, इनकम बाय वे ऑफ सैलरी, या फिर कोई कमीशन मिल रहा है, या कोई फीस मिल रहा है, या कोई एनी अदर किसी भी तरह का कोई रेम्यूनरेशन वगैरह कुछ मिल रहा है, किसको सर, स्पाउस को। किसको मिल रहा है, स्पाउस को, मुझे नहीं, स्पाउस को मिल रहा है वहां पे, बराबर है।
और वो जो स्पाउस है उस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए या जॉब के लिए क्वालिफाई नहीं है, वहां पे वो क्वालिफाई नहीं है, बराबर है। मेरी वाइफ है, उसने एमए कर रखा है, एमए बीएड है वो, मतलब वो उसका पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ आर्ट्स के अंदर और बीएड कर रखा है। अब एक कंपनी है जिसके अंदर मैं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर हूं, जिसके अंदर मैं क्या हूं, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर हूं। देखो बात समझना, सपोज ये एक कंपनी है, एक कंपनी है टैक्स गुरुकुल प्राइवेट लिमिटेड, टैक्स गुरुकुल प्राइवेट लिमिटेड, ये एक कंपनी है, बराबर है। अब इस कंपनी के अंदर जो मिस्टर एआरपी है, कौन कौन कौन, मिस्टर एआरपी, मिस्टर एआरपी, मिस्टर एआरपी, ये मेरा नया हेयर स्टाइल है, नेक्स्ट कमिंग हेयर स्टाइल, बराबर। मिस्टर एआरपी जो कि एक इंडिविजुअल है, सीधी सी बात है, बराबर है। और वो इंडिविजुअल का इसके अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डिंग है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डिंग है, मतलब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हुई, रिश्ता क्या कहलाता है, सब्सटेंशियल कब, जब 20% और मोर वोटिंग राइट है, कितना, 20% और मोर वोटिंग राइट्स, 20% मोर वोटिंग राइट्स, ठीक है। अब ये जो टैक्स गुरुकुल लिमिटेड है, बराबर, अब जो मेरी वाइफ है, जो स्पाउस है, ठीक है, वो एमए बीएड कर रखा, पॉलिटिकल साइंस के अंदर उन्होंने एमए कर रखा है। लेकिन यहां पे हो क्या रहा है, जो टैक्स गुरुकुल एक पर्टिकुलर पेमेंट कर रहा है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, किसका, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, ये मिसेस एआरपी है, बराबर, ये मिसेस एआरपी है, ये मिसेस एआरपी है, और इनको कोई रेम्यूनरेशन या कोई फीस या फिर कोई कमीशन, रेम्यूनरेशन, फीस एक्सेट्रा, ठीक है, पे हो रहा है, पेड, एंड शी इज नॉट क्वालिफाइड, शी इज नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट। जैसे कि इनको पेमेंट हो रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, एंड शी इज नॉट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो तो उन्होंने एमए बीएड करके, लेकिन फिर भी पेमेंट हो रहा है, मतलब उस पर्टिकुलर जॉब के लिए शी इज नॉट क्वालिफाइड, शी इज नॉट एक्सपीरियंस, शी इज नॉट एलिजिबल, बराबर है, फिर भी वो पेमेंट हो रहा है। सर क्यों पेमेंट हो रहा है, क्यों, क्योंकि वहां पे जो मिसेस एआरपी के हस्बैंड है, बराबर है, मिसेस एआरपी के हस्बैंड जो है वो उस कंपनी के अंदर क्या है, वो उस कंपनी के अंदर वोटिंग राइट हेल्ड करते हैं 20%। तो हो सकता है मिस्टर एआरपी को कोई पेमेंट करना हो, मतलब कंपनी कंपनी को मिस्टर एआरपी को कुछ पेमेंट करना था, मिस्टर एआरपी ने क्या बोला, अरे यार मेरी इनकम तो बहुत ज्यादा है, उसके ऊपर बहुत टैक्स आ रहा है, तो एक काम करो, तुम मेरी वाइफ को सैलरी के नाम से पेमेंट कर दो, रेम्यूनरेशन के नाम से पेमेंट कर दो। बोला सर क्या दिखाएंगे, बोला सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सैलरी दिया है, बराबर। अब आप देखोगे ना, तो वो टेक्निकली क्वालिफाइड है उस पर्टिकुलर चीज के लिए, फिर भी वो सैलरी दिया जा रहा है, वो रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है। तो इन दैट केस बेटा, ये जो कुछ भी सैलरी मिल रहा है, जो भी कुछ भी मिल रहा है, इट विल बी क्लब्ड, इट विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ, इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एआरपी, मिस्टर एआरपी, मिस्टर एआरपी के एंड्स में क्या हो जाएगा बेटा, ये क्लब हो जाएगा, वहां पे जो कुछ भी रेम्यूनरेशन मिल रहा है, बराबर है, यही पॉइंट है। तो आपका आ जाइए, क्या बोलता है बेटा, इनकम बाय वे ऑफ सैलरी, कमीशन और फीस और एनी अदर फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन टू स्पाउस of individual whether in cash or in kind from a concern in which such individual has substantial interest holding shall be included in the income of such individual, बराबर है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डिंग मींस 20% मोर इक्विटी शेयर्स, मतलब वोटिंग राइट्स अलोंग विद रिलेटिव। अच्छा, यहां पे ये जो 20% का जो क्राइटेरिया है ना, मेरा इंक्लूडिंग रिलेटिव्स, अगर मेरे रिलेटिव मान लो मेरा 12% है, मेरा कितना 12% है, और मेरे जो रिलेटिव है जो दिल में बसता, बराबर है, भाई बहन, लीनियर असेंडेंट, लीनियर डिसेंडेंट, उनका सबका मिला करके इंक्लूडिंग रिलेटिव, इंक्लूड मतलब मेरा कितना है 12% है, और बाकी फैमिली मेंबर्स का सब मिला के 8% है, टोटल कितना हो गया 20%, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग शेयर ऑफ फैमिली,
ठीक है। तो 20% सबका मिला के देखेंगे तो भाई 20 सबका मिला ले वहां पे, तो 12 मेरा, 8 बाकी लोगों का, 20 हो गया वहां पे, ठीक है। तो इंडिविजुअल का वहां पे फैमिली को मिलाकर 20 हो गया, इसका मतलब जो स्पाउस को मिल रहा है, तो उस केस में वहां पे आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, इनकम क्लब हो जाएगा, ठीक है। रिलेटिव्स होल्ड्स 20% और मोर शेयर इन प्रॉफिट इन सच कंसर्न एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस, एनी टाइम मतलब एक दिन भी, कि अगर मेरा पूरा साल सर 19.99% था, लेकिन 31 मार्च को 20% हो गया, 31 मार्च को क्या हो गया, 20% हो गया, मैं उधर ऊपर लिख भी देता हूं वहां पे, ठीक है, इंक्लूडिंग शेयर ऑफ रिलेटिव्स, शेयर ऑफ रिलेटिव्स, ठीक है। और ये जो वोटिंग राइट है एट एनी टाइम, एट एनी टाइम, एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है। कभी भी एक दिन भी अगर वो 19.99 से 20% हो गया तो बेटा वहां पे क्या हो जाएगा, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर हो जाएगा और उस केस में प्रोविजन अप्लाई हो जाएगी। आगे क्या बोलता है बेटा कि अगर मान लो मेरी वाइफ वहां पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्चुअल में होती, अगर मेरी वाइफ वहां पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्चुअल में होती, उनको वो एक्सपीरियंस भी है, वो क्वालिफिकेशन भी है, बराबर है, वो जो काम कर रही है वो मेरी वजह से काम नहीं कर रही है, वो अपने टैलेंट के बेस पे काम कर रही है, अपनी क्वालिफिकेशन की वजह से काम कर रही है, उनको जो सैलरी रेम्युनरेशन मिल रहा है वो उनकी क्वालिफिकेशन की वजह से मिल रहा है, उनके एक्सपीरियंस की वजह से मिल रहा है, तो बेटा उस केस में वो इनकम मेरे एंड्स में क्लब नहीं होगी। इफ स्पाउस ऑफ सच इंडिविजुअल possesses प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन and professional knowledge or experience and remuneration is received due to application of his or her knowledge or experience, in this case remuneration shall not be clubbed in the hands of individual, shall not be clubbed in the hands of individual। फिर उस केस में मेरे एंड में क्लब नहीं होगा, वो तो उसी की इनकम है भाई, भाई जो कुछ उसको मिल रहा है उसके टैलेंट, उसके नॉलेज, उसके एक्सपीरियंस, उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके बेस पे मिल रहा है वहां पे, ठीक है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि शी इज एमए बीएड, बराबर है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के हिसाब से उनको पेमेंट मिल रहा है, तो फिर तो पूरा का पूरा मेरा रोल है वहां पे। अब वो क्वेश्चन था वेयर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंसर्न एंड बोथ आर रिसिप्ट ऑफ इनकम बाय वे ऑफ रेम्युनरेशन बाय सेड कंसर्न, ठीक है। तो सर उस केस में क्या करेंगे, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में क्या करेंगे भाई, मिस्टर एआरपी कि भाई ये वाला केस मान लो कि भाई मिस्टर एआरपी है, यही पे ऊपर ही दिखा देता हूं मैं, मिस्टर एआरपी का वहां पे 12% है, कितना परसेंट है, 12%, और मिसेस एआरपी का 8% है, इसका 12%, इसका कितना 8%, 8%, बराबर है। तो मिस्टर एआरपी के लिए रिलेटिव्स का मिला करके वहां पे कितना हो गया सर, 20% हो गया। वैसे ही मिसेस एआरपी का भी रिलेटिव्स का मिला करके कितना हो गया बेटा, 20% हो गया। भाई हस्बैंड उसका भी तो रिलेटिव है ना वहां पे, तो 12 और 8 20, उधर 8 और 12 20, तो इसका मतलब दोनों ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर है और दोनों को ही सैलरी मिल रहा है, मिस्टर एआरपी को भी मिल रहा है और मिसेस एआरपी को भी मिल रहा है, और दोनों ही क्वालिफाइड नहीं है, दोनों ही गवार है, एक तरह से दोनों ही क्या है, गवार है, क्वालिफाइड नहीं है, उनके पास में कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, बराबर है, बट स्टिल दोनों को मिल रहा है। तो सर उस केस में क्या होगा सर, तो उस केस में जो इनकम क्लब होगा किसके एंड में, इन द हैंड्स ऑफ स्पाउस, in the hands of spouse whose total income is higher। बट जब टोटल इनकम इज हायर देखेंगे तो ये वाली इनकम को साइड में रोको दोनों की, मतलब अदर इनकम देखो कि अदर इनकम किसकी ज्यादा है दोनों में से। देखो कंडीशन नंबर 1 कि सर दोनों सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डिंग है, चाहे दोनों का मिला के क्यों ना हो वहां पे। कंडीशन नंबर 2 दोनों को रेम्युनरेशन मिल रहा है वहां पे। कंडीशन नंबर 3 दोनों के पास में कोई डिग्री क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नहीं है, बराबर। तो उस केस में सर किसके एंड में क्लब होगा, उस स्पाउस के एंड में क्लब होगा, चाहे मिस्टर एआरपी या मिसेस एआरपी जिनकी अदर इनकम मतलब अदर देन दैट अदर इनकम हायर है। मान लो मिस्टर एआरपी का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 2,50,000 और मिसेस एआरपी का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 1,10,000, बराबर है। और रेम्युनरेशन कितना मिल रहा है सर, रेम्युनरेशन मिल रहा है 60,000, बराबर। इसको मिल रहा है रेम्युनरेशन 60,000 और इसको मिल रहा है 1,00,000 का रेम्युनरेशन। तो इन दैट केस बेटा किसके एंड्स में क्लब हो जाएगा, मिस्टर एआरपी के एंड्स में क्लब हो जाएगा, ठीक है। तो ये 60, ये पहले तो ये इसका 1,00,000 अदर, देखो ये तो अदर इनकम हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद में ये सैलरी मिल जाएगा वहां पे कितना सर, 1,00,000 रुपीज सैलरी मिल जाएगा, सैलरी हम अज्यूम कर रहे हैं। फिर वहां पे इसकी ये वाली इनकम, ये भी क्लब नहीं करनी, ये तो इसके एंड्स में टैक्सेबल होगी, ये तो मिस्टर एआरपी के जो ये रेम्युनरेशन वाली इनकम है 60,000, ये भी क्लब हो जाएगा।
मतलब मिस्टर एआरपी का टोटल इनकम कितना, 250, 350 और 4,10,000 टोटल इनकम हो जाएगा। मिसेस एआरपी का 1,10,000। तो अदर इनकम को क्लब नहीं करना है, खाली वही इनकम जो उस पर्टिकुलर कंसर्न से मिल रहा है। ठीक है, उस पर्टिकुलर कंसर्न से मिल रहा है। होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस समझने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन ये कभी भी क्लब करने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों के पास में प्रोफेशनल डिग्री, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो फिर क्लब करने की जरूरत नहीं है बेटा। तो उस केस में क्लब नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हर बार क्लब ही करना है। ठीक है, नहीं 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 नहीं, ठीक है, हर बार क्लबिंग नहीं होती, क्लबिंग सैटरडे संडे को होती है। चलो, तो वेयर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ्स has substantial interest holding in the concern and both are receipt of income by way of remuneration by said concern, such income will be includable in the hands of that spouse whose total income excluding such remuneration is higher। बराबर, उस रेमुनेशन को साइड में छोड़ो, जैसे हमने कंपेयर किया 250 और 110, बराबर, जो हायर है उसके एंड्स में वो रेमुनेशन क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा। ठीक है, इन सच ए केस इट विल बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ स्पाउस हुज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग, ये सेम कॉपी हो गया वहां पे। आगे वेयर, ये तो हो गया सेम कॉपी, ये ना, ये लाइन सेम कॉपी होगी। चलो, where any such income is once included in total income of either spouse, income arising in subsequent years shall not be included in total income of other spouse। मतलब देखो, एक बार मिस्टर एआरपी के एंड्स में इनकम क्लब हो गया कि भाई मिस्टर एआरपी के एंड में मिसेज एआरपी का इनकम क्लब हो गया, तो फ्यूचर में भी अभी वही पर्सपेक्टिव फॉलो होगा। ऐसा नहीं कि अगले साल मिसेज एआरपी की इनकम ज्यादा हो गई तो इस बार उसके एंड में ना 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 ना, बार बार चेंज करने का वहां पे ऑप्शन नहीं है। एक बार अगर वहां पे क्लब हो गया किसी एंड में तो आगे भी वही चलने जो। हालांकि अगर आप एओ को सेटिस्फाई कर देते हो कि नहीं सर मिसेज एआरपी के एंड्स में क्लब करना है तो आप कर सकते हो वहां पे। ठीक है, इनको स्पाउस अनलेस द एओ इज सेटिस्फाई आफ्टर गिविंग दैट स्पाउस एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग अर्न दैट इज नेसेसरी टू डू सो, अगर कोई रीजन है तो वहां पे। रिलेटिव में कौन सा आएगा सर, स्पाउस, लीनियर असेंडेंट, लीनियर डिसेंडेंट, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल, वही दिल में बसता है। पेरेंट्स सर के ताज होते हैं, बच्चे पाओ की धूल होते हैं, बहन राखी बांधती है, भाई अपना क्या होता है, लेफ्ट हैंड होता है। ठीक है, तो ये रिलेटिव्स की डेफिनेशन में आएंगे। उसके बाद में आता है बेटा इनकम अराइजिंग टू स्पाउस, इनकम अराइजिंग टू स्पाउस फ्रॉम एन असेट ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसीडरेशन अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, 64(1)(6। बराबर, इनकम अराइजिंग टू स्पाउस फ्रॉम असेट ट्रांसफर विदाउट एडिक्वेट कंसीडरेशन अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। बराबर, मेरे पास में सपोज एक ले लेते हैं, क्या एग्जांपल ले, लैंड ले लेते हैं। मेरे पास में एक जमीन का टुकड़ा है। बराबर, जमीन का क्या है, टुकड़ा है, और वो जमीन के टुकड़े पे क्या है, फेयर वगैरह लगते हैं, मेले वगैरह लगते हैं। बराबर है, तो उस केस में वहां से कुछ इनकम, रेंटल इनकम वगैरह आता है। बेटा ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, कुछ जमीन है। बराबर, जमीन है। अब मैंने क्या किया वहां पे, ठीक है, मैंने क्या किया कि मैंने वो जमीन जो थी अपनी स्पाउस को ट्रांसफर कर दी। पूछा कितने पैसे में, सर 1 रुपए में। 1 रुपए में? 1 रुपए में कैसे? अरे ड्यू टू लव एंड अफेक्शन यार। बोले ऐसे कैसे? अभी ये भी साबित करने आऊं कि भाई मेरा लव एंड अफेक्शन मेरी वाइफ के लिए कितना है और क्यों है। मतलब आपको बताऊं क्या इनकम टैक्स वालों, फालतू की बातें करना मत। माई वाइफ इज माई वाइफ, नन ऑफ दस वाइफ। ठीक है, तो फालतू की बातें तो करो मत तुम, साबित करने के लिए नहीं आऊंगा। माई लव एंड अफेक्शन इज माई लव एंड अफेक्शन, नन ऑफ अदर्स लव एंड अफेक्शन। तो इनकम टैक्स बोलता ठीक है सर, आपकी वाइफ है, आपका लव एंड अफेक्शन है, आपकी जमीन थी, आपने उसको ट्रांसफर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आपने क्यों किया है? क्योंकि आपकी इनकम हायर थी, तो ये जमीन से जो रेंटल इनकम आ रही थी वो इनकम जुड़ करके आपको और टैक्स आ रहा था, तो इसलिए आपने वो जमीन अपनी लुगाई को ट्रांसफर कर दी ताकि आप टैक्स बचा सको। मैंने आपको कैसे पता? आपको पता चल गया तो तुमको हमने क्या समझ रहा है ना? तो हमको चूना लगाने की कोशिश कर रहे हो और तुमको लगता है कि हम वहां पे नहीं समझ पाएंगे। बराबर है, तो उस केस में बेटा वो जो जमीन से रेंटल इनकम आ रहा है, भले ही वो प्रॉपर्टी मेरी वाइफ के नाम पे रजिस्टर्ड हो चुकी है, वो जमीन मेरी वाइफ के नाम पे रजिस्टर्ड हो चुकी है, वो जमीन की मालिक मेरी वाइफ है, मेरी लुगाई है, बट उससे जो रेंटल इनकम आएगा वो मेरे हैंड्स में क्लब हो जाएगा।
सर हाउस प्रॉपर्टी केस में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने लिखा अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। बेटा हाउस प्रॉपर्टी केस में इसलिए ऐसा नहीं होता, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि सेक्शन 27 के अंदर हमने पढ़ा था कि जब हाउस प्रॉपर्टी स्पाउस को ट्रांसफर होती है फॉर विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस केस में उसको डीम्ड ओनर मान लिया जाता है, असेसी को डीम्ड ओनर मान लिया जाता है, बराबर है। उसको डीम्ड ओनर, यहां पे डीम्ड ओनर नहीं माना जा रहा है, यहां पे जमीन का मुझे डीम्ड ओनर नहीं माना जा रहा है। ओनर तो मेरी वाइफ ही है, चाहे लीगल हो या डीम्ड हो, वही है, जमीन की ओनर तो वही है। सिर्फ जो इनकम है वो इनकम मेरे हैंड्स में क्लब होगा, उसे इनकम मेरे हैंड्स में क्या होगा? क्लब होगा, बराबर। लेकिन अगर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए तो फिर मुझे ही डीम्ड ओनर माना जाएगा, फिर तो बाय डिफॉल्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट ही मेरे हैंड्स में होगा। आपको याद होगा उस केस में मैंने एक चीज और बताई थी कि मान लो मैं मेरी वाइफ को पैसा ट्रांसफर करता हूं या माइनर चाइल्ड को पैसा ट्रांसफर करता हूं, पैसा देता हूं, पैसा, बराबर 1 करोड़ रुपए दिया, आपको याद होगा तो। और उस 1 करोड़ रुपए से उन्होंने घर खरीदा, और मैंने बोला था कि उस केस में उस घर का डीम्ड ओनर मैं नहीं होऊंगा, ओनर मेरी वाइफ ही रहेगी, डीम्ड ओनर मैं नहीं होऊंगा। लेकिन नीचे वहां पे यह भी लिखा था कि क्लबिंग प्रोविजन वहां पे अप्लाई हो जाएंगे, क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। सर देखो, पैसा जो 1 करोड़ दिया बेटा वो असेट है, क्या है बेटा? असेट। जो 1 करोड़ रुपए दिया वो एक तरह से क्या है? असेट है। मेरे लिए क्या असेट है? तो मैंने 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर दिया, बराबर है। उससे उन्होंने हाउस प्रॉपर्टी खरीदा, उस हाउस प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है, तो ओनर तो मेरी वाइफ ही बनी रहेगी, लेकिन वो वहां पे जो हाउस प्रॉपर्टी से जो रेंटल इनकम आएगा इट विल बी टैक्सेबल इन माय हैंड, क्योंकि वहां पे क्लबिंग प्रोविजन लग जाएंगे। डीम्ड ओनरशिप इज डिफरेंट, ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, ठीक है। इनकम अराइजिंग फ्रॉम एन असेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब इन एडिक्वेट कंसिडरेशन और इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट फ्रॉम वन स्पाउस टू अनदर स्पाउस शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफरर. However, this provision will not apply in case of transfer of house property, since the transfer of house property to spouse would be covered under section 27 and transferor will be treated as deemed owner under the head income from house property. लेकिन अगर पैसा दिया, पैसे से घर खरीदा, पैसे से क्या खरीदा? घर, क्योंकि पैसा भी असेट है। मनी क्या है बेटा? असेट है, असेट। तो उस केस में अगर घर खरीदा है तो जो घर से इनकम आएगा वो पैसा देने वाले के हैंड्स में क्लब होगा, घर का ओनर नहीं बनेगा, ना लीगल ना डीम्ड, क्लब होगा खाली। Where the asset transferred directly or indirectly by an individual to his or spouse are invested by the transferee in the business of transferee. कि मैंने मेरी लुगाई को, ये मिस्टर ARP है, ये मिस्टर ARP है, मिस्टर ARP, मैंने मेरी लुगाई को ₹1 CR दिया, मिसेज ARP, मिसेज ARP को कितना? 1 CR रुपीज दिया। और मिसेस ARP का वहां पे कोई बिजनेस चल रहा है, सपोज एक कोचिंग बिजनेस चल रहा है, सच में मजाक नहीं कर रहा हूं, मेरे से ज्यादा अमीर है मेरी लुगाई, मैं तो टिंडे दे रहा हूं देखो यूट्यूब पे, है ना। तो उसका एक बिजनेस चल रहा है, कोचिंग बिजनेस चल रहा है, और उसने ₹1 CR जो है उस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है। उस बिजनेस के अंदर क्या कर दिया बेटा? इन्वेस्ट, ये वहां पे इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो आगे देखो, वेयर एन असेट ट्रांसफर, तो भाई कैसा पैसा भी तो असेट है ना वहां पे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एन इंडिविजुअल टू हिज और स्पाउस आर इन्वेस्टेड बाय द ट्रांसफरी इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसफरी, proportionate income arising from such income from investment is to be included in the total income of the transferor, total income of the transferor. If the investment is in the nature of contribution of capital, proportionate interest on capital will be clubbed with the income of transferor. तो मान लो 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया, कहां पे? यहां पे, ठीक है, और इसका खुद का पैसा भी लगा हुआ था, मान लो ओन इन्वेस्टमेंट वहां पे था, ओन इन्वेस्टमेंट था ₹1 CR, 1 CR। अब प्रॉफिट होता है बेटा, प्रॉफिट होता है वहां पे 50 लाख का, तो 50 लाख के प्रॉफिट में से जो प्रपोर्शनेट मैंने जो पैसा, तो टोटल देखो 2 करोड़ का वहां पे इन्वेस्टमेंट है, उसमें से आप देखोगे 1 करोड़ मेरा, 1 करोड़ उसका है, तो इन दैट केस बेटा जो प्रपोर्शनेट, बराबर है, प्रपोर्शनेट, ठीक है, तो प्रपोर्शनेट यहां पे हिस्सा मेरे को भी मिलेगा, तो आधा हिस्सा मुझे भी मिलेगा,
सीधी सी बात है, 2 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट है तो 1/2 मुझे ही मिलेगा। तो 25 लाख मुझे नहीं मिलेगा, मतलब ऑब्वियसली वो प्रॉफिट उसी का है, लेकिन जो 25 लाख रुपीज है वो क्या हो जाएगा मिस्टर एआरपी के एंड में क्लब हो जाएगा। क्लब किसके एंड में? एआरपी के एंड में। ठीक है, यही चीज बोलता है वहां पे, यही चीज बोलता है। मॉड्यूल में अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, आप समझो कि भाई 1 अप्रैल को अगर इन्वेस्ट करता है तो क्या होगा, या किसी और डेट को इन्वेस्ट करता है तो क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, नाम मेरे को याद नहीं है वहां पे, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया कॉन्सेप्ट। उसके बाद में आता है बेटा ट्रांसफर ऑफ असेट फॉर बेनिफिट ऑफ स्पाउस, बराबर है। यहां पे स्पाउस को ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहां पे स्पाउस के बेनिफिट के लिए किसी और को ट्रांसफर हो रहा है, स्पाउस के बेनिफिट किसी और को ट्रांसफर हो रहा है। बात समझना, बात समझना। ये मिस्टर एआरपी ने जो अपना हाउस था ट्रांसफर कर दिया किसको? टू मिस्टर केके। ठीक है, और मिस्टर केके को बोला कि भाई इस हाउस जो ट्रांसफर किया गया है, ठीक है, जो भी मतलब वैल्यू था जिस तरीके से वहां पे ट्रांसफर किया, बिना इसको विदाउट एडिक्वेट मतलब इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए कि भाई इसका वैल्यू कितना था, 1 करोड़ था, लेकिन 80 लाख में दे दिया। लेकिन एक कंडीशन रखी कि मिस्टर केके है ना मिसेज एआरपी को एवरी मंथ ₹10,000 पे करेगा पर मंथ। तो यहां पे जो ट्रांसफर किया गया इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए मिस्टर केके को, उससे किसका फायदा हो रहा है? ऑब्वियसली मिसेज एआरपी मतलब मेरी स्पाउस का वहां पे बेनिफिट हो रहा है। तो इन दैट केस वहां पे जो ट्रांसफर किया गया इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में और उसके बदले में 10,000 मिल रहा है, तो बेटा जो 10,000 है जो मिसेज एआरपी को मिल रहा है ना, ये क्लब हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एआरपी। ठीक है, मिस्टर एआरपी के एंड में क्या हो जाए? क्लब। ऑल इनकम्स अराइजिंग टू एनी पर्सन और एओपी फ्रॉम असेट ट्रांसफर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन इज इंक्लूडेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर to the extent such income is used by the transferee for the immediate or deferred benefit of transferor's spouse। ये वाला एग्जांपल मैंने बताया। उसके बाद में बेटा आता है क्लबिंग ऑफ इनकम अराइजिंग टू सन्स वाइफ, बराबर है। सन्स वाइफ, बेटे की वाइफ को अगर वहां पे किसी तरह का इनकम अराइज हो रहा है, ठीक है, तो देखो अभी हमने स्पाउस वाला पढ़ा पहला कि स्पाउस को डायरेक्टली ट्रांसफर किया है, उससे कोई इनकम होगा तो क्लब हो जाएगा। दूसरा हमने पढ़ा बेटा कि स्पाउस के बेनिफिट के लिए किसी और को ट्रांसफर किया, स्पाउस के बेनिफिट के लिए किसी और को ट्रांसफर किया है तो वो भी क्या हो जाएगा? क्लब हो जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा? क्लब हो जाएगा। यहां पे स्पाउस, सिर्फ फर्क देखो, सिर्फ इतना है कि स्पाउस की जगह कौन है? सन्स वाइफ है, दैट्स इट, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। स्पाउस की जगह सन्स वाइफ है, मतलब सन्स वाइफ को कोई असेट ट्रांसफर किया, सन्स वाइफ को कोई इंक्लूडिंग हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि स्पाउस के केस में हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं था, वो एक्सक्लूड था क्योंकि वो डीम्ड ओनरशिप वाला केस था। लेकिन सन्स वाइफ के केस में इंक्लूडिंग हाउस प्रॉपर्टी अगर कोई असेट ट्रांसफर किया है, मतलब ससुर ने बहू को कोई असेट ट्रांसफर किया या सास ने बहू को कोई असेट ट्रांसफर किया, तो वो जो इनकम है ना, जो भी इनकम अराइज हो रही है बहू को, इट विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ससुर या फिर सास, बराबर। Income rising to son's wife from an asset transfer without adequate consideration by father-in-law or mother-in-law including house property। सेम फर्क क्या है? स्पाउस की जगह, ठीक है, कौन आ रहा है वहां पे? सन्स वाइफ आ रहा है। इनकम अराइजिंग फ्रॉम एन असेट ट्रांसफर अदरवाइज देन बाय एन एडिक्वेट कंसिडरेशन बाय इंडिविजुअल और हिज हर इंडिविजुअल सन्स और वाइफ शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफर। ससुर के एंड्स में या सास के जो ट्रांसफर है उसके एंड में क्लब हो जाएगा। दूसरा आता है वही जो आपने पढ़ा कि भाई स्पाउस के बेनिफिट, ऊपर वाले केस में कि भाई बेनिफिट किसका हो रहा था? स्पाउस का, मिसेस एआरपी का। यहां पे मिसेस एआरपी की जगह ले लो मेरे बेटे की वाइफ ले लो, मेरी बहू ले लो, उसका फायदा हो रहा है, बराबर है। मैंने ट्रांसफर किया मिस्टर केके को और मिस्टर केके मेरी बहू को 10,000 पर मंथ पे करता है, तो ये 10,000 पर मंथ मेरे एंड्स में क्या हो जाए? क्लब। सेम कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। तो इस केस में बेटा ट्रांसफर ऑफ असेट और बेनिफिट फॉर सन्स वाइफ, सेम सारी चीजें वहीं पे सेम है। सर यहां पे आपने स्पाउस बोल दिया, बेटे की वाइफ बोल दिया, सर बेटा क्यों नहीं है? सर बेटे को अगर ट्रांसफर किया है तो वो क्लब क्यों नहीं होता? बेटा वो इसलिए क्लब नहीं होता कि बेटे को अगर कोई एसेट ट्रांसफर किया है तो वो पैसा आपका हक नहीं रहता। इंडिया भाई बेटे लेके रफू चक्र होते हैं, पान खा के थूक देते, बीड़ी पी के फूक देते,
ठीक है, पवा मार के सो जाते हैं और उनके नशे में उड़ा करके आ जाते हैं। मतलब देयर इज नो कंट्रोल। और लॉ बहुत पुराना बना हुआ है, बराबर 1961 के अंदर लॉ बना हुआ है। तो उस टाइम पे क्या, अभी भी आज भी मतलब इंडिया इज अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, तो बीवियों को और बहुओं को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसी सोच आज भी है, बराबर है कि भाई बहू के नाम से आज की बहू ऐसी नहीं है, गलती से उसके नाम से घर कर दिया, ए चल बुड्ढे बाहर निकल, ए बुढ़िया चल झाड़ू बर्तन कर रही है, नहीं तो पहली फुर्सत में बाहर निकल। कहने ये जमाना, वो जमाना गया। उस टाइम पे सासू हुआ करती थी, क्या नाम था वो, मतलब केकई का जिसने रोल किया था ना, नाम भूल गया यार मैं, बहुत खतरनाक सासू हुआ करती थी, और बिंदु जैसी, है ना, ये ललिता पवार, ललिता पवार भूल गया मैं तो, मेरी माँ को बोलता हूँ मम्मी थोड़ा ललिता पवार जैसे लखन ला और ललिता पवार जैसी सांस बन, थोड़ा सा ऐसे आंख टेढ़ी करके और चाबुक लेके हाथ में घुमा कर, मतलब मजाक कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठ जाती है, बहुआ आराम से उठती है। बहुओं की बुराई नहीं करो कि भाई कोई छोटे बच्चे हैं तो इनको सोने दो, मम्मी अपने काम में लग जाती है, कहना मतलब कभी सामने से नहीं उठाती है वहाँ पे। मैं तो बोलता हूँ इतना भी मतलब नहीं होना चाहिए, थोड़ा ललिता पवार टाइप, थोड़ा सा डंडी लेके छड़ी लेकर के स्ट्रिक्ट होना चाहिए वहाँ पे। अबे मजाक कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं हूँ कहने, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पे वास्तव में सांसें ऐसी हुआ करती, ससुर मतलब बहुओं के ऊपर एकदम कंट्रोल चलता था। आज नहीं भाई, आज तो आप घर का नाम करवा के देखो बेटा, 2-4 दिन तो अच्छे से पांव दबाएगी और छठे दिन आगे गला दबा देगी वहां पे, बराबर। तो कहने का मतलब है कि ये पुराने लॉस बने हुए थे, इसलिए बेटा बेटा कंट्रोल नहीं है। उस टाइम पे भी कंट्रोल नहीं था, आज भी कंट्रोल नहीं है। बेटियां बेटियां तो क्या है, बेटियां तो ऐसे मानते हैं कि भाई पराया धन है, वहां पे चली जाएगी एक दिन। तो अगर इसके नाम से कुछ कर दिया तो इसका ससुराल वाले कहीं कब्जा ना कर ले, कहने का मतलब ये, इसलिए बेटियां वगैरह यहाँ पे नहीं। हाँ लेकिन अगर माइनर है, अगर माइनर बच्चे हैं तो उनका प्रोविजन है यहाँ पे। एक बार मेजर हो गया फिर आपकी नहीं सुनेगा, तो माइनर का प्रोविजन, माइनर के केस में अगर कोई इनकम होती है तो वो क्लब होगी। तो नेक्स्ट आपका आता है क्लबिंग ऑफ माइनर्स इनकम, क्लबिंग ऑफ माइनर इनकम। माइनर को जो भी इनकम हो रहा है वहां पे, बराबर है, वो क्लब होगा किसके एंड में, पेरेंट्स के एंड में। और कौन से पेरेंट के एंड में बेटा, कौन से पेरेंट की, मम्मी या पापा? बेटा जिस पेरेंट की इनकम ज्यादा है, बराबर, जिस पेरेंट, चाहे मम्मी या पापा, जिसकी भी इनकम ज्यादा है वो उनके एंड में क्या हो जाएगा बेटा, क्लब हो जाएगा। लेकिन अगर माइनर की कोई इनकम उसकी स्किल की वजह से, उसकी टैलेंट की वजह से, उसके नॉलेज की वजह से हो रही है, जैसे कि आपने देखा होगा बजरंगी भाईजान के अंदर वो मुन्नी, बराबर है, अब वो मुन्नी ने एक्टिंग की, उस एक्टिंग को उसका 50 लाख रुपए मिला बेटा, वो उसका स्किल टैलेंट की वजह से उसको मिला है, वो इनकम क्लब नहीं होगी पेरेंट्स की इनकम के अंदर। लेकिन वो मुन्नी 50 लाख रुपए क्या करती है, एफडी में जमा करवा देती है, शेयर्स में इन्वेस्ट कर देती है, या उससे घर खरीद लेती है, फिर वहां पे एफडी से इंटरेस्ट आता है, फिर शेयर से डिविडेंड आता है, फिर घर से रेंट आता है बेटा। तो ये जो डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंट जो आ रहा है ना, ये टैलेंट की वजह से नहीं है बेटा, ये पेरेंट्स की इनकम में क्लब हो जाएगा। तो जो 50 लाख रुपए एक्टिंग करने से आया वो स्किल टैलेंट की वजह से, लेकिन वो 50 लाख को अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया, वहां से जो इनकम आ रही है, इनकम और इन्वेस्टमेंट, बेटा वो टैलेंट, स्किल, नॉलेज की वजह से नहीं है, वो क्लब होगी, बराबर। 50 लाख क्लब नहीं होगा, ठीक है। और हर एक माइनर के लिए देयर इज एग्जेम्पशन ऑल्सो, कि पेरेंट्स को इनकम में जो क्लब होगा वहां पे तो एग्जेम्पशन भी है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट एक बार, ठीक है। ऑल इनकम अराइजिंग और अक्रूइंग टू अ माइनर चाइल्ड इंक्लूडिंग अ माइनर मैरिड डॉटर शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ हिज और हर पेरेंट्स। The income of minor shall be included with the income of that parent whose total income before including minor income is higher। मतलब ये वाली इनकम को छोड़ करके जो अदर इनकम है दोनों पेरेंट्स की, मम्मी पापा की, जिसकी इनकम ज्यादा है उसमें क्लब होगी। और एक बार अगर मम्मी की इनकम में क्लब हो गया तो मम्मी की इनकम में क्लब हो गया, आगे भी एक बार पापा की इनकम में क्लब हो गया तो आगे भी पापा की इनकम में क्लब होगा। डजंट मैटर फ्यूचर में किसकी इनकम ज्यादा कम होती है, लेकिन वो चेंज हो सकता है। एओ को एप्लीकेशन देना पड़ेगा और एओ को सेटिस्फाई करो कि भाई बच्चा मम्मी के साथ में रहता है, पापा के साथ में नहीं रहता, अभी दोनों अलग लोग हैं, मतलब सेपरेट रह रहे, अलग अलग रह रहे हैं, अलग नहीं, डाइवोर्स नहीं हो, अलग अलग रह रहे हैं, बराबर है। तो पहले पापा की इनकम में क्लब हो रहा था, लेकिन अभी अलग रह रहे हैं और बच्चा जो है मम्मी के साथ में रह रहा है, तो उस केस में दे विल रिक्वेस्ट टू एओ कि सर जो इनकम है मम्मी की इनकम में क्लब करवाओ, ठीक है। तो उस केस में अगर सेटिस्फाई तो वहां पे हो सकता है। हाउएवर द इनकम डिराइव्ड बाय माइनर फ्रॉम मैनुअल वर्क or from any activity involving his skill, talent, special knowledge or experience
shall not be included in the income of his or her parents. Once clubbing of income of minor is done with a parent, it will be continued to be clubbed in subsequent year also in the income of the same parent. However, AO may club minor's income with that of the parent after giving an opportunity of being heard to the other parent if he is satisfied that the necessity to do so. Where the marriage of parents does not subsist, income of minor will be clubbed in the income of that parent who maintains the minor child in the relevant previous year. कि भाई अभी डाइवोर्स हो गया तो उस केस में जिसके साथ में रहता है, अगर डाइवोर्स नहीं हुआ और अलग अलग रह रहे हैं, जस्ट रह रहे, तो फिर जिसके साथ में हो रहा था उसी के साथ में होगा वहां पे क्लब, लेकिन वो एओ वहां पे चेंज कर सकता है। लेकिन अगर डाइवोर्स हो गया तो जो बच्चों को मेंटेन करा उसकी इनकम में बेटा क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा। उसके बाद में आगे आता है आपका नेक्स्ट आता है इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी, ठीक है, ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड इन एटीयू शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स एंड इट शैल बी असेस्ड इन द हैंड्स ऑफ माइनर ओनली। कि अगर वहां पे एटीयू की कोई सफरिंग है, कोई डिसेबिलिटी है और उसकी कोई भी इनकम, एनी इनकम, बराबर, तो वो क्लब नहीं होगी। उसके बाद में 1032 बेटा बात करता है एग्जेम्पशन की माइनर की इनकम में से। एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लब्ड इनकम ऑफ माइनर, द पेरेंट इन हुज टोटल इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज क्लब्ड शैल बी एंटाइटल्ड टू एग्जेम्पशन। कितना रुपीज, 1500 पर चाइल्ड। हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी ये चीज पढ़ा था। पर चाइल्ड जितने बच्चे सबके लिए 1500 रुपए का एग्जेम्पशन मिलेगा, लेकिन मैंने बताया था पर चाइल्ड, सब टोटल करके फिर ऐसा 1500 इंटू नंबर ऑफ चिल्ड्रन मल्टीप्लाई करके लेस नहीं करना बेटा। अगर किसी बच्चे का इनकम 500 रुपये था तो 500 का एग्जेम्पशन मिलेगा, किसी का 1000 था तो 1000 मिलेगा, किसी का 1500 था 1500 मिलेगा, किसी का 2000 था तो 1500 का मिलेगा, 500 टैक्सेबल हो जाएगा पेरेंट्स के एंड में। ठीक है, तो ये आपका माइनर वाला प्रोविजन था। फिर आता है बेटा कन्वर्जन ऑफ सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनटू द प्रॉपर्टी ऑफ एचयूएफ। कि भाई कोई सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी, कि मैं इंडिविजुअल, मेरी कोई प्रॉपर्टी थी और मैंने वो किसको दे दिया, एचयूएफ को दे दिया। किसको दे दिया, एचयूएफ को दे दिया। फिर एचयूएफ का पार्टीशन होता है और वो किसी और मेंबर को मिलता है, तो उसके केस में क्या होगा, वेन एन इंडिविजुअल मतलब मिस्टर एआरपी हु इज अ मेंबर ऑफ एचयूएफ, ठीक है, मतलब एआरपी एचयूएफ कन्वर्ट्स हिज इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इनटू प्रॉपर्टी ऑफ एचयूएफ ऑफ विच ही इज अ मेंबर। कि मेरा खुद का एक प्रॉपर्टी था, उसको मैंने एचयूएफ की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया। मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी था, मैंने एचयूएफ की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया, directly or indirectly otherwise than for adequate consideration. The income from such property shall be continued to be clubbed in the total income of the individual. तो मान लो मेरा एक हाउस प्रॉपर्टी था, मेरा पर्सनल था, मैंने खरीदा था, मैंने वो हाउस प्रॉपर्टी एचयूएफ को वहां पे दे दिया, मतलब एचयूएफ कन्वर्ट कर दिया। अब उस हाउस प्रॉपर्टी पे रेंट आता 10,000 पर मंथ। हालांकि वो रेंट मिल रहा है एचयूएफ को, लेकिन वो मेरे हैंड्स में ही टैक्सेबल होगा। आगे देखो कि भाई प्रॉपर्टी एचयूएफ के पास में, वेयर द कन्वर्टेड प्रॉपर्टी हैज बीन पार्टीशन एंड कन्वर्टेड प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड बाय स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल ऑन पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। ठीक है, कि भाई जो प्रॉपर्टी था, जो हाउस प्रॉपर्टी था, तो एचयूएफ का पार्टीशन हुआ तो वो मेरी लुगाई को मिल गया, मेरी वाइफ को मिल गया। Income arising to spouse of individual from such converted property shall be clubbed in the hands of such individual who transferred the property to HUF earlier. तो मेरी HUF ने क्या कर दिया, पार्टीशन हो गया, तो वो प्रॉपर्टी मेरी वाइफ को दे दिया। मेरी वाइफ को 10,000 पर मंथ का इनकम हो रहा है, वो 10,000 अभी भी मेरे हैंड्स में ही क्लब होगा। ठीक है, तो चाहे कैसे भी ट्रांसफर, एचयूएफ को ट्रांसफर हो, एचयूएफ फिर बाद में वहां पे स्पाउस को दे, वो इनकम जिसने ओरिजिनल ट्रांसफर था इंडिविजुअल, उसके हैंड्स में ही क्लब होगा। ओके, फिर लास्ट में आता है कि भाई कुछ और चीजें है कि एज पर एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 64 क्लब प्रोविजन वुड बी अट्रैक्टेड इन ऑल अबव द केसेस इफ देयर इज अ लॉस, दैट मींस इनकम इंक्लूड लॉसेस आल्सो। जहां जहां ऊपर इनकम डिस्कस किया है ना, अगर लॉसेस भी है तो वो भी क्लब होंगे बेटा, है ना। ऐसा ना हो कि बेटा खाली इनकम है तभी क्लब है, ना लॉस क्लब नहीं करने देंगे। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 61 एंड 64, द मेन डिफरेंस बिटवीन 2 सेक्शन इज that section 61 applies to only revocable transfer, सबसे पहला सेकंड वाला सेक्शन था, by made by any person, while section 64 जो बहुत सारे केसेस पढ़े हमने, ठीक है, applies to all transfer whether revocable or irrevocable made by only individuals। तो ये आपका क्लबिंग ऑफ इनकम वाला चैप्टर खत्म होता है। फिर आता है बेटा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। छोटा सा चैप्टर है, फटाफट करते हैं। ठीक है, कोई भी अगर आपको लॉस होता है तो उसको सेट ऑफ करने के 3 तरीके हैं। पहला इंटर सोर्स एडजस्टमेंट या इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, मतलब एक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरी हाउस प्रॉपर्टी के सामने आप सेट ऑफ कर सकते हो। दूसरा आपका आता है इंटर हेड एडजस्टमेंट, कि भाई आपका हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हो रहा है तो आप उसको किसी दूसरे हेड के सामने की इनकम फ्रॉम सैलरी या पीजीपी
किसी और हेड के सामने क्या कर सकते हो आप, एडजस्ट कर सकते हो, इसको बोलते हैं इंटर हेड। और तीसरा होता है कि मान लो ये भी नहीं हो पा रहा है तो फ्यूचर में आप उसको क्या करो, कैरी फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट ईयर्स एंड सेट ऑफ, कि भाई आगे फ्यूचर में ले जाओ और फिर वहां पे उसको क्या कर लो, सेट ऑफ कर लो। ओके बेटा, सबसे पहला बेटा आता है इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। ठीक है, इट मींस लॉस फ्रॉम वन सोर्स ऑफ इनकम कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर सोर्स ऑफ इनकम विद इन द सेम हेड। जैसे कि मेरा पब्लिकेशन बिजनेस से वहां पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 10 लाख रुपीज का, कोचिंग बिजनेस से लॉस हो रहा है 7 लाख का, तो दोनों बिजनेस है बेटा, पीजीपी बराबर है। तो ये आपस में ये पता है आपको, बहुत छोटी चीज है, ये सेटअप हो सकता है, तो नेट पीजीपी मेरा कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपए हो जाएगा। बट इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस है, समझना बात को, कि जो स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस होता है ना, स्पेक्युलेटिव, कि भाई शेयर सिक्योरिटीज में आप ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग एज ए इन्वेस्टमेंट हेल्ड नहीं कर रखा, वो आपके लिए स्टॉक एंड ट्रेड है बराबर है, इंट्राडे वगैरह जो आप करते हो, तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस वहां पे आपका लॉस होता है, वो सिर्फ और सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम के सामने ही सेट ऑफ हो सकता है, मतलब नॉर्मल बिजनेस इनकम के सामने सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो स्पेक्युलेटिव सिर्फ और सिर्फ स्पेक्युलेटिव के सामने सेट ऑफ होगा। दूसरा, अगर लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस 35 एडी, हमने पीजीपी में बहुत अच्छे से पढ़ा, 35 एडी के अंदर जो स्पेसिफाइड बिजनेस वाला लॉस है बराबर है, जो आपको याद होगा पीडब्ल्यूसी ट्रिपल एच वाला बराबर है, तो वो भी उसी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम के सामने ही सेट ऑफ हो सकता है, नॉर्मल इनकम सेट ऑफ नहीं होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेज है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने ही सेट ऑफ हो सकता है, शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म दोनों के सामने सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सिर्फ लॉन्ग टर्म के सामने सेट ऑफ हो सकता है। एंड आज ही हमने पढ़ा था इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर के एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, अगर वो वाला लॉस है तो उसी पर्टिकुलर एक्टिविटी की इनकम के सामने होगा। लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। तो ये आपके एक्सेप्शन है इंटर सोर्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद में बेटा नेक्स्ट आता है वहां पे आपका, ठीक है, नोट कुछ, बारिंग द अपोजिट केसेस एनी अदर लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम अंडर द हेड सेम हेड, बराबर हो सकता है, जैसे कि एक हाउस प्रॉपर्टी का दूसरी हाउस प्रॉपर्टी के सामने हो सकता है। लॉस फ्रॉम एनी वन हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी। लॉस फ्रॉम नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव एज वेल एज नॉन स्पेक्युलेटिव। कि भाई मान लो मेरा कोचिंग का बिजनेस का लॉस है, पब्लिकेशन बिजनेस का लॉस है, ट्रेडिंग बिजनेस का लॉस है, तो वो मैं पर्टिकुलर ऐसे बिजनेस के सामने भी सेट ऑफ कर सकता हूं, साथ में जो स्पेक्युलेटिव मतलब जो शेयर वाला प्रॉफिट है, शेयर वाला प्रॉफिट है उसके सामने भी सेट ऑफ कर सकता हूं। शेयर वाला लॉस मैं किसी और लॉस के सामने सेट ऑफ नहीं कर सकता, लेकिन शेयर वाले प्रॉफिट के सामने मैं नॉर्मल बिजनेस का लॉस सेट ऑफ कर सकता हूं। ठीक है, तो ये देखोगे जैसे कि पब्लिकेशन बिजनेस मेरा है तो कितना है 10 लाख, और जो शेयर बिजनेस लॉस है, शेयर बिजनेस से मेरा वहां पे प्रॉफिट है, ठीक है, कितना 7 लाख, तो उस केस में मेरा पीजीपी कितना हो जाएगा, -3 लाख, नॉर्मल लॉस, वहां पे नॉर्मल लॉस हो गया। ठीक है, आगे बेटा, आगे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एसटीसीसी एज वेल एज लॉन्ग एलटीसी, मैंने बता दिया आपको। अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लॉस फ्रॉम एनी एक्टिविटी अदर देन एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज एंड कैजुअल इनकम। जो विनिंग्स होती है, विनिंग्स का लॉस कभी भी आपका सेट ऑफ नहीं हो सकता, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स का लॉस है वो सिर्फ उसी एक्टिविटी के सामने हो सकता है, उसके अलावा कोई और एक्टिविटी से लॉस हो रहा है, जैसे कि सर सब लेटिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कि आपने 8,000 के अंदर प्लांट किराए पे लिया और आगे आपने 6,000 के अंदर किराए पे दिया, वैसा ऐसा कोई करेगा नहीं, लेकिन हो सकता है बिजनेस में होता है यार, मतलब नॉर्मल एक्टिविटीज में होता है कि भाई प्लांट एंड मशीनरी आपने 8,000 में किराए पे लिया, आगे कितने में दिया, वहां पे 6,000 किराए में दिया, आपको 2,000 का लॉस हो गया बेटा, वो आप किसी के सामने भी सेट ऑफ कर सकते हो, विनिंग्स इनकम को छोड़ करके, विनिंग्स इनकम को छोड़ के। सर वो एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग में प्रॉफिट है तो क्या वहां सेट ऑफ कर सकता है, हाँ कर सकते हो, बराबर, समझो बात को। ठीक है, अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लॉस फ्रॉम एक्टिविटी अदर देन द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज एंड कैजुअल इनकम कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम अदर देन द कैजुअल इनकम्स। ठीक है, ये तो कैजुअल इनकम का लॉस है, ठीक है, वो सेट ऑफ नहीं हो सकता, नो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड पॉसिबल। एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज का लॉस है, ठीक है, तो वो बेटा सिर्फ और सिर्फ किसके सामने सेट ऑफ हो सकता है, सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट सेम इनकम, ठीक है, एंड कैरी फॉरवर्ड ए पॉसिबल इन फ्यूचर ऑल्सो अगेंस्ट द सेम इनकम, कि भाई कैरी फॉरवर्ड अगर होगा लेकिन सेम इनकम के सामने फ्यूचर में भी वो सेट ऑफ हो सकता है। अदर एक्टिविटी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि किसी और एक्टिविटी से वहां पे आपको लॉस होता है तो वो सेट ऑफ हो सकता है अगेंस्ट एनी इनकम इंक्लूडिंग एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज बट एक्सक्लूडिंग कैजुअल इनकम्स। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये वाला लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। मैं डोंट वरी चार्ट में पूरा का पूरा और आपको और अच्छे से समझा दूंगा वहां पे। ठीक है, लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ, कुछ ऐसे लॉसेज जो सेट ऑफ नहीं हो सकते। लॉस फ्रॉम कैजुअल इनकम कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम इंक्लूडिंग सेम इनकम।
विनिंग्स वगैरह जो लॉसेस वगैरह होते हैं वो आपका सेटअप नहीं हो सकता, सेम इनकम के सामने सेटअप नहीं हो सकता। दूसरा, इट इज एस्टैब्लिश्ड पोजीशन ऑफ लॉ if income from particular source is exempt from tax, then loss from such source cannot be set off against any income which is chargeable to tax। क्या अगर कोई पर्टिकुलर इनकम बाय नेचर वो एग्जेम्प्ट है, क्या है बेटा, एग्जेम्प्ट है, तो मान लो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एग्जेम्प्ट करवा रहे हो और लॉस हो रहा है तो आप उसको किसी और इनकम के सामने सेटअप करें, ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं चले। अगर कोई इनकम बाय नेचर एग्जेम्प्ट है तो अगर उस केस में लॉस भी होता है कभी तो वो सेटअप नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर लॉस, ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम बेटा एग्जेम्प्ट होता है, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लॉस हो गया तो आप किसी और इनकम के सामने उसको सेटअप नहीं कर सकते। लॉस फ्रॉम ट्रांजेक्शन ऑफ ट्रांसफरिंग लॉन्ग टर्म लिस्टेड थ्रू इक्विटी, ये ठीक है, ये अभी वहां पे हो गया, बट फिर भी आप समझ लो कि भाई आपके हमने पढ़ा था कैपिटल इनकम के लिस्टेड इक्विटी शेयर है, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है, वो ट्रांसफर हुआ थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ट्रांसफर हुआ थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, एसटीटी पे किया है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बेटा होता है वो आपका 1 लाख तक क्या होता है बेटा, एग्जेम्प्ट होता है। क्या होता है, एग्जेम्प्ट। अगर मान लो वहां पे 1 लाख का आपका लॉस हो गया, ठीक है, तो अगर मान लो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है गोल्ड से, कहां से हो रहा है, गोल्ड से 10 लाख, बेटा ये सेटअप नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा आपको पता है ना 1 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है, तो अगर लॉस हो रहा है तो वो आपका सेट ऑफ नहीं हो सकता। क्लियर है ये चीज। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाला आता है इंटर हेड एडजस्टमेंट, कि भाई इंटर सोर्स तो नहीं हो सकता, एक सोर्स का दूसरे सामने सोर्स नहीं होता, हम आगे बढ़ते इंटर हेड करते हैं। इट मींस अ लॉस अंडर वन हेड ऑफ इनकम कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर हेड ऑफ इनकम इन द सेम प्रीवियस ईयर, जैसे कि नॉन स्पेक्युलेटिव 240 का वहां पे आपका लॉस है, और पीजीबीपी इनकम आपका, ये नॉन स्पेक्युलेटिव किसके अंदर आता है, पीजीबी इनकम के अंदर आता है, 240 का लॉस है, ठीक है, मतलब नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल स्पेक्युलेटिव नहीं है, ये नॉर्मल कोचिंग क्लास से बिजनेस से लॉस है, या फिर पब्लिकेशन बिजनेस लॉस है, ट्रेडिंग बिजनेस लॉस है, कितना सर, 240 का, ये पीजीपी में आता है। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 370, सर ये सेट ऑफ हो जाएगा, ये सेट ऑफ हो जाएगा वहां पे, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बचेगा 1,30,000, 1,30,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बच जाएगा। ओके, उसके बाद में कुछ इसके पॉइंट्स है, एक्सेप्शंस है कि भाई स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस सिर्फ और सिर्फ उसी के सामने सेट ऑफ हो सकता है, पढ़ चुके, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस उसी के सामने सेट ऑफ हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस उसी के सामने सेट ऑफ हो सकता है, एन एक्टिविटी ओनली मेंटेनिंग रिसोर्सेज वो भी उसी के सामने सेट ऑफ हो सकता है, वो किसी और इनकम या किसी हेड के सामने सेट ऑफ नहीं हो सकता। लेकिन यहां पे एक कॉन्सेप्ट अमेंडमेंट आया था कि अगर लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कितना बेटा, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो किसी और हेड के सामने, सारे हेड मिला करके मैक्सिमम 2 लाख ही वहां पे सेट ऑफ हो सकता है किसी और हेड के सामने। विद इन द हेड, मतलब एक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरी हाउस प्रॉपर्टी के लॉस के सामने कितना भी सेट ऑफ हो सकता है, कितना भी सेट ऑफ हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी का जो हेड का लॉस है, मैक्सिमम हाउस प्रॉपर्टी से 3 लाख का लॉस है, तो सैलरी के सामने सिर्फ 2 लाख ही सेट ऑफ हो सकता है, या फिर पीजीपी सैलरी मिला करके भी 2 लाख ही सेट ऑफ हो सकता है, बराबर है। तो अगेंस्ट सैलरी इनकम या फिर एनी अदर इनकम, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ हो सकता है वहां पे, बट मैक्सिमम रुपीज 2 lakhs, न्यू अमेंडमेंट बाय फाइनेंस 2017, मैक्सिमम रुपीज 2 लाख लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम को छोड़ करके बाकी किसी भी इनकम के सामने सेट ऑफ हो सकता है। इवन एक्टिविटी ऑफ ओनिंग मेंटेनिंग रिसोर्सेज के सामने भी सेट ऑफ हो सकता है, स्पेक्युलेटिव बिजनेस के सामने भी सेट ऑफ हो सकता है, किसी के सामने भी। लेकिन मैक्सिमम कितना, 2 लाख, सर 2 लाख पर हेड ना रे, टोटल मिला के 2 लाख, बराबर है सर। बाकी हुआ तो आप कैरी फॉरवर्ड करो, बाकी होता क्या करो, आप कैरी फॉरवर्ड करो, कैरी फॉरवर्ड। अभी तीसरा आता है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस, कि भाई आप नहीं कर सकते, ना इंटर सोर्स कर सकते हो ना इंटर हेड कर सकते हो, तो आप कैरी फॉरवर्ड करो। इफ लॉस कुड नॉट बी सेट ऑफ इधर अंडर द सेम हेड और डिफरेंट हेड बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ इनकम इन द सेम ईयर, इट मे बी कैरिड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, बराबर। अब सेट ऑफ कैसे कर सकते हैं, तो ये देखो यहाँ पे आपका लॉसेस सेट ऑफ करने का दे रखा है कि बेटा आप उनको कैरी फॉरवर्ड कब तक कर सकते हो, द फॉलोइंग लॉसेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, टाइप ऑफ लॉसेस, नंबर ऑफ इज कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मैक्सिमम 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लॉस अंडर द हेड पीजीपी, अगर नॉन स्पेक्युलेटिव है मतलब नॉर्मल लॉस है 8 ईयर्स, अगर स्पेक्युलेटिव मतलब शेयर सिक्योरिटीज उनसे तो 4 ईयर्स। अगर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है कि भाई आपको डेप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं मिल पाया, इतनी इनकम भी नहीं थी, इतने प्रॉफिट्स भी नहीं थे कि डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिले, उसको बोलते हैं अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, वो अनलिमिटेड पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड होता है। क्यों? क्योंकि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली नेक्स्ट
नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन बन जाता है, तो ये अनलिमिटेड तक होता रहता है। एंड लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस 35 AD वाला, ये भी हमने डिस्कस किया था कि बड़ा ही महंगा बिजनेस होता है, तो यहाँ पे लॉसेज होते हैं और एकदम से प्रॉफिट भी नहीं होता, इसलिए अनलिमिटेड पीरियड तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, बराबर है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर 4 ईयर्स तक कर सकते हो। इसके अलावा कोई और लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। अपार्ट फ्रॉम द अबव लॉसेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ नो अदर लॉसेस, कोई और वहां पे लॉसेस वहां पे सेट ऑफ नहीं हो सकता, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। ठीक है, फिर आता है कंपलसरी फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, क्या आपको रिटर्न ऑफ इनकम कंपलसरी फाइल करना पड़ेगा अगर आप अपने लॉसेस को सेट ऑफ करना चाहते हो ड्यू डेट के अंदर। 139(1) टॉक्स अबाउट ड्यू डेट, बराबर है, ड्यू डेट उसको बोलते हैं लॉस रिटर्न 139(3) के अंदर। ठीक है, कुछ ऐसे लॉसेस हैं जिनको आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो बेटा? सेट ऑफ नहीं, कैरी फॉरवर्ड, फ्यूचर में ले जाना चाहते हो, तो जो जिस साल में लॉस हुआ उस साल का रिटर्न आपको ड्यू डेट में फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, देयर आर 5 लॉसेस टू कैरी फॉरवर्ड दीज 5 लॉसेस assessee हैज टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। ROT नहीं है बेटा, वो रिटर्न ऑफ इनकम है ना, रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1) लिखा हुआ 139(1) विद इन ड्यू डेट, विद इन ड्यू डेट आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। जैसे कि 10 तारीख आज है वहां पे, तो 10 तारीख ड्यू डेट है। अगर आपके कोई लॉसेस है प्रीवियस ईयर 1920 के अंदर, बराबर है, असेसमेंट 2021 के अंदर, तो अगर आप इनको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, सेट ऑफ नहीं हो पा रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो ये 5 लॉसेस, तो आपका 10 तारीख तक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। बेटा सुन लो, जितने बजे भी आप वीडियो देख रहे हो, अगर फैमिली में किसी ने नहीं किया तो करवा दो, बराबर। बाद में आप लेट फीस पे करके भी रिटर्न तो फाइल कर लोगे, लेकिन लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे, लाप्सी हो जाएंगे वो लॉस। कौन कौन से सर? स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस, नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस, कैपिटल लॉस, एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस एंड लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। ये 5 लॉसेस जिनको कैरी फॉरवर्ड करना है। मतलब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आपको ड्यू डेट में रिटर्न फाइल करने के लिए तो बिलेटेड करके भी काम चला सकते हो, लेकिन ये 5 अगर लॉसेस वहां पे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आपको ड्यू डेट में रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। बाकी यही सेम 139(3) आपको रिटर्न फाइलिंग ऑफ इनकम वाले चैप्टर में भी पढ़ने को मिलेगा। अब बेटा ये पूरे चैप्टर का समरी टेबल है। पहला क्या बेटा? टाइप्स ऑफ लॉसेस। दूसरा क्या है? सेट ऑफ इन द ईयर ऑफ इनकरिंग लॉसेस, कि जिस साल में लॉस इनकर हो रहा है तो कौन सी पर्टिकुलर इनकम के सामने सेट ऑफ हो सकता है। तीसरा, सब्सिक्वेंट ईयर में कौन सी इनकम के सामने सेट ऑफ, मतलब फ्यूचर में कौन सी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो फ्यूचर में कौन सी इनकम के सामने सेट ऑफ होगा। टाइम लिमिट फॉर कैरी फॉरवर्ड, कितने ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लास्ट में क्या रिटर्न ऑफ इनकम 139(1) फाइल करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, जो अभी जस्ट पढ़ा हमने। तो एक समरी टेबल के अंदर बेटा पूरा चैप्टर आ गया। अगर एग्जाम टाइम में आपके पास में टाइम नहीं है, छोड़ के मत जाना, खाली इतना समरी टेबल करके चले जाना, सब कुछ कवर है इस समरी टेबल के अंदर। जो अभी तक पढ़ा सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड सब कुछ कवर है वहां पे। देखते हैं कैसे सर। लॉस फ्रॉम सैलरी, सर ये पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है। तो करंट ईयर में सर किसी भी इनकम के सामने सेट ऑफ हो सकता है, किसी भी इनकम, सिर्फ विनिंग्स को छोड़ करके। किसको छोड़ के? विनिंग्स। तो एनी इनकम एक्सक्लूडिंग विनिंग्स बट इंक्लूडिंग सैलरी, सैलरी के सामने सेट होता है, बट मैक्सिमम अदर हेड के सामने मैक्सिमम कितना? 2 लाख। किसी और हाउस प्रॉपर्टी के सामने कितना भी, बट अदर हेड के सामने, इंटर हेड है तो मैक्सिमम 2 लाख। सर ये कैरी फॉरवर्ड हुआ कितने ईयर्स के लिए बेटा? 8 ईयर्स। मतलब मान लो करंट ईयर में अगर नहीं हो पाया तो करंट ईयर में कितना सर? 8 ईयर्स कैरी फॉरवर्ड हो सकता है वहां पे। और फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ ओनली हाउस प्रॉपर्टी इनकम के सामने ही सेटअप हो सकता है। तो मान लो मेरा 5 लाख का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, ठीक है, सैलरी इनकम तो 20 लाख है, लेकिन 5 में से सिर्फ 2 लाख ही वहां पे क्या हो पाएगा? सैलरी के सामने सेट ऑफ हो पाएगा। बचा कितना सर? 3 लाख। 3 लाख आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और जब कैरी फॉरवर्ड होगा फ्यूचर में किसी और इनकम के सामने सेट ऑफ नहीं हो सकता, ओनली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के सामने ही सेट ऑफ होगा। क्या रिटर्न ड्यू डेट में फाइल करना जरूरी है कैरी फॉरवर्ड करने के लिए? नहीं बेटा, नो, कंपल्सरी नहीं है। बिलेटेड फाइल करके भी आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट, पीजीपी। पीजीपी के अंदर बहुत सारे लॉस है। पहला, नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस, मतलब नॉर्मल बिजनेस का लॉस, पब्लिकेशन, रिटेल, मेडिकल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बराबर, कोचिंग बिजनेस। तो अगर ऐसा लॉस है तो किसी भी इनकम के सामने कर सकते हो, एनी इनकम, बट एक्सक्लूडिंग सैलरी के सामने नहीं कर सकते, विनिंग्स के सामने नहीं कर सकते। सैलरी के सामने सिर्फ कौन सा लॉस सेट ऑफ हो सकता है? ओनली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। ठीक है, लेकिन फ्यूचर में जब कैरी फॉरवर्ड होगा कितने ईयर्स के लिए होगा? 8 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। और फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड करके कौन सी इनकम के सामने सेट ऑफ हो सकता है? ओनली पीजीपी। सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्रोफेशन के सामने ही सेट ऑफ हो सकता है, किसी और इनकम के सामने सेट ऑफ नहीं हो सकता, चाहे वो स्पेक्युलेटिव हो या नॉन स्पेक्युलेटिव हो, लेकिन बिजनेस इनकम होना चाहिए। क्या ड्यू डेट में रिटर्न फाइलिंग करना कंपलसरी? यस सर।
दूसरा स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है। कौन सा? स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है बेटा, तो ओनली स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम के सामने ही सेट ऑफ हो सकता है। ओनली स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम के सामने ही सेट ऑफ हो सकता है, किसी और इनकम के सामने सेट ऑफ नहीं हो सकता। ठीक है, फ्यूचर में भी सिर्फ उसी के सामने सेट ऑफ हो सकता है। 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ड्यू डेट में रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। अनएब्सॉर्ब डिप्रीशिएशन, एनी इनकम अदर देन सैलरी एंड विनिंग, फ्यूचर में भी एनी इनकम एक्सक्लूडिंग सैलरी एंड विनिंग्स, अनलिमिटेड पीरियड्स कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो बेटा, कोई रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट कंपलसरी नहीं है। स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 एडी वाला लॉस, ओनली अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस, ओनली अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस, अनलिमिटेड पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और ड्यू डेट में रिटर्न फाइल करना क्या कंपलसरी है। फिर आता है कैपिटल लॉस बेटा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के सामने हो सकता है, फ्यूचर में भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के सामने हो सकता है। 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, रिटर्न फाइल करना ड्यू डेट में कंपलसरी अगर कैरी फॉरवर्ड करना है तो। लॉन्ग टर्म है तो सिर्फ लॉन्ग टर्म, चाहे अभी या फ्यूचर में 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ड्यू डेट में रिटर्न फाइल करना क्या बेटा कंपलसरी है। ठीक है, फिर आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। ठीक है, विनिंग्स नहीं एक्टिविटी, तो सिर्फ इसी इनकम के सामने आपका क्या होगा सेट ऑफ, फ्यूचर में भी उसी इनकम के सामने सेट ऑफ होगा। ठीक है, 4 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड करते हो, रिटर्न फाइल करना ड्यू डेट में क्या है बेटा कंपलसरी है। ये आपका चैप्टर हो गया। इसके अलावा कोई और लॉस है बेटा, लॉस फ्रॉम कैजुअल एक्टिविटी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, विनिंग्स वगैरह अगर है कुछ, ठीक है, तो कुछ नहीं हो सकता बेटा, वो लापसी हो जाता है। लॉस क्या हो जाता है बेटा? लापसी हो जाता है। एंड लॉस फ्रॉम एक्टिविटी एनी अदर एक्टिविटी, जैसे कि मैंने बताया प्लांट एंड मशीनरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, वहां पे लॉस हो गया, तो किसी भी इनकम के सामने हो सकता है, एनी इनकम अदर देन विनिंग्स एंड सैलरी। विनिंग्स एंड सैलरी को छोड़ के कोई भी इनकम, किसी भी हेड की इनकम सामने सेट हो सकता है बेटा। ये लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। करंट ईयर में सेट ऑफ हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो लैप्स हो जाएगा। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, तो ये तो सीधी सी बात है कोई नहीं। अब देखो, आपको जब कभी बिजनेस में लॉस होता है बेटा, किस में लॉस होता है? बिजनेस में लॉस होता है, तो उसका एक ट्रीटमेंट है, आपको किस तरीके से ऑर्डर सेट ऑफ करना है वहां पे बिजनेस के अंदर। कोई पिछला बिजनेस का लॉस भी पड़ा हुआ है, अनएब्सॉर्ब डिप्रीशिएशन भी पड़ा है और करंट ईयर में भी है वहां पे। तो देखो, करंट ईयर का प्रॉफिट है, करंट ईयर का प्रॉफिट, तो उसमें से सबसे पहले आप करंट ईयर का डिप्रीशिएशन लेस करो। तो पीजीपी निकालते हैं ना, पीजीपी, तो 32 का डिडक्शन देंगे, क्योंकि इसको नहीं किया तो ये भी अनएब्सॉर्ब डिप्रीशिएशन हो जाएगा। फिर उसके बाद में बचा हुआ ब्रॉड फॉरवर्ड, जो प्रीवियस कोई लॉस था उसको लेस करो, और फिर बाद में आप लेस करो अनएब्सॉर्ब डिप्रीशिएशन। क्यों बेटा? सर देखो, इसको पहले वाला करंट डिप्रीशिएशन नहीं किया तो सर ये अनएब्सॉर्ब डिप्रीशिएशन हो जाएगा, तो इसको पहले हटाओ। फिर जो प्रॉफिट बचेगा आपके पास में, उसमें से पिछले लॉस, अगर कोई पिछले लॉस है उसको सेट ऑफ करो, क्योंकि सर इसका पीरियड 8 ईयर्स ही है। 8 ईयर्स अगर तक नहीं किया तो बेटा ये लैप्स हो जाएगा, जबकि अनएब्सॉर्ब डिप्रीशिएशन का जो पीरियड होता है वो आपका अनलिमिटेड होता है, तो इसको अभी नहीं किया तो फ्यूचर में भी कर सकते हैं। इसलिए इस तरीके से ये आपका ऑर्डर होना चाहिए। तो बेटा ये सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का आपका चैप्टर था, मैंने जितना जल्दी होके करवाने की कोशिश की थी, बराबर हो गया। घंटे भर के अंदर दोनों चैप्टर हो गए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप फटाफट इसको करेंगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन वगैरह है मॉड्यूल में वो भी कर लेंगे। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, बराबर है। तब तक आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी देख चुके होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले वीडियो के अंदर, तब तक आप अपना और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। ओके दोस्तों, लोगों को पढ़ाने के लिए आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और टैक्स गुरुकुल का ही आपका इसी नाम से, टैक्स गुरुकुल के नाम से यूट्यूब चैनल, टैक्स गुरुकुल के नाम से टेलीग्राम चैनल, एंड टैक्स गुरुकुल के नाम से एंड्रॉइड ऐप, जिसके अंदर मैं टेस्ट लेने वाला हूं बेटा। तो जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए, तीनों फटाफट कर डालो बेटा, टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर सब चीजों के लिंक दे रखे हैं, तो आसानी को आपको मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, तब तक आप अपना और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, गुड बाय, टेक केयर।